हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप तैयार हैं? आपका जो 20 सेट है बिल्कुल आपके सामने आ चुका है और आप तैयार हैं करने के लिए। 19 आप कर चुके हैं, उनको करते रहिए। 20 का मतलब आप समझे। 20 का मतलब हो चुका है कि आपके 500 क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। हमने 1 से शुरू किया था, आज हम करते करते 20 सेट पर आ चुके हैं। तो आप लगा लीजिए आपके 20 सेट के कितने बैठेंगे। आपके 20 सेट के पूरे 500 प्रश्न बैठेंगे। और मुझे लगता है ये प्रश्न जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं और ऐसे ही हम करते करते 1000 तक पहुंच जाएंगे। जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम 1000 प्रश्न की श्रृंखला कर चुके होंगे और प्रैक्टिस हमारी बहुत दमदार हो चुकी होगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और जो आज ही चैनल से जुड़े हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को हिट कर दें जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने छोड़ा था आपका प्रश्न ये वाला और हमने कहा था कि कल आपके लिए डिटेल लेकर आएंगे, पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे। तो देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण जो आपके तथ्य हैं क्या है। भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम आधिकारिक कोठी सूरत गुजरात में खोली। यह कोठी खोलने की अनुमति उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 जो 27 से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ा था कल कि वैसे तो हमने आंसर दे दिया था लेकिन डिटेल नहीं बताई थी। डिटेल आज आपको बता दी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया है किसने? अब मध्यकालीन जो युग था उसको आधुनिक रूप देने का काम किसने किया है? ये कहीं ना कहीं आपके जो हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा। पुनर्जागरण, सुधर आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य, यह सभी विकल्प सही हैं। मध्यकालीन युग कौन सा था पता है आपको? मध्यकालीन युग था जिसमें भक्ति काल था, जिसमें कबीर थे, सूरदास जी थे, मीराबाई थी, तुलसीदास जी थे, वो सब मध्यकालीन युग था। ऋतिकाल भी इसमें ही आता है। ये 2 भागों में बांटा गया था साहित्य की दृष्टि से। तो आगे देख लीजिए इसमें जो फिर इसके बाद क्या आया, आधुनिक युग आया। तो मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किसने किया था? अब आप समझ गए होंगे जो हिंदी के स्टूडेंट है कि हमें इसका आंसर क्या देना है। तो इसका आंसर हमें देना है सभी विकल्प सही हैं। इसको पुनर्जागरण भी कहा गया है, सुधार आंदोलन भी कहा गया है और राष्ट्रीय राज्य भी कहा गया है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्र से संबंधित कुछ नहीं लिखा गया था। ठीक है, भक्ति आई, आपके जो हैं चरण काल आया। तो इस तरह से ये सब राष्ट्रीय राज्य से संबंधित कुछ नहीं होता था। आधुनिक रूप में ऐसा हुआ। चलिए देख लेते हैं डिटेल। मध्यकाल कमोवेश धार्मिकता का काल था। मैंने भी आपको बताया कि सूरदास जी, तुलसीदास जी सभी यहीं पर हुए मध्यकाल में, जिस कारण इसे अंधकार युग की भी संज्ञा दी जाती थी। इसे आधुनिक रूप प्रदान करने में पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बस भक्ति ही होती थी और आदिकाल में तो पता ही है क्या कंडीशंस थी। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है किससे? अरविंद घोष, जयप्रकाश, एम.एन. रॉय या फिर अंबेडकर। वैज्ञानिक मानववाद के बारे में यहाँ पर आपको बताना है किससे संबंधित है अवधारणा। तो ये है एम.एन. रॉय से। ठीक है, चलिए डिटेल चेक करते हैं। वैज्ञानिक मानववाद के सूत्रधार एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय थे। ये साम्यवाद से प्रभावित थे। इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी तथा इंडिपेंडेंट इंडिया नामक पत्रिका का शुभारंभ किया था। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इससे मिली है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से, संघ लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव से या फिर राज्यों के राज्यपाल की संस्तुतियों से। तो जल्दी से इसको सोच लीजिए आप क्या टिक करने जा रहे हैं, फिर हम भी अपना आंसर आपको बताते हैं और मैच कर लीजिए आप। तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति होती है भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से होती है। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का दायित्व संसद के पास है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष
होता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली। ये भी प्रश्न मैंने कहा ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देख लीजिए, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं कौन? रस्किन, कार्ल मार्क्स, कॉलरिज या एडम स्मिथ? तो सोच लीजिए कौन है इसके लेखक वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अगर आप लगा रहे हैं एडम स्मिथ तो बहुत सही जा रहे हैं। देख लीजिए इसकी डिटेल। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ था। इस पुस्तक में स्मिथ ने हस्तक्षेप की नीति लेसेस फेयर का वर्णन किया था। बहुत ही उम्दा जानकारी दोस्तों। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन आप एग्ज़ाम भी देंगे ही, सभी देंगे, लेकिन अगर आप इनको नोट्स में अपने डालेंगे तो ये आपका एक जीके का बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और आप जो है इसको डेली रूटीन में अगर आप बैठते हैं किसी के पास तो इस तरह की चीज़ें आप डिस्कस भी कर सकते हैं एक दूसरे से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो बताइए जल्दी से। जब व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है इन चारों में से? तो 81 का अगर आप लगा रहे हैं बी वित्त मंत्री तो आप बिल्कुल सही हैं। बजट से संबंधित तो ज़्यादातर उत्तर आपके वित्त मंत्री से ही जाते हैं। चेक करते हैं डिटेल। विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का दायित्व सरकार के वित्त मंत्री के पास होता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। तो बहुत अच्छी उम्दा जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन काल में इराक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बेबीलोन, अबिसिनिया, सीरिया, मेसोपोटामिया? तो बताना है आपको इराक को किस नाम से जाना जाता था। तो मुझे लगता है हिस्ट्री के बच्चे तो एकदम से इसको आंसर को समझ ही गए होंगे कि कौन किस नाम से जाना जाता था, लेकिन जो लोग कॉमर्स के हैं वो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सभी कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। ऐसे ही साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं टच में रहते हैं तो वो तो आंसर एकदम से समझ ही जाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो बता देते हैं, मेसोपोटामिया, ठीक है। और ये सभ्यता आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी भी है ना। प्राचीन काल में इराक को मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था। इराक पूर्वी पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। वर्तमान समय में इराक भारत को तेल आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश है, ठीक है। समझ लीजिए आपको तेल आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया? अब देखिए ये प्रश्न आपका कहाँ से बना है, पता है आप लोगों को कहाँ से बना है? ये प्रश्न आपका लगाइए गैस अपना कहाँ से बना है और साथ में आंसर भी सोचिए। तो इसमें वेद है, रामायण है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है। तो अगर आप आंसर लगा रहे हैं डी मनुस्मृति तो बहुत अच्छे। प्राचीन ग्रंथ की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया, ठीक है, वह मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति प्रथम शताब्दी का एक प्रमुख सामाजिक विधि विधान का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इस ग्रंथ पर अनेक विद्वानों जैसे मेधातिथि, कुल्लू भट्ट, गोविंद राय ने भाष्य लिखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो बताइए जल्दी से। ये प्रश्न तो आप कई बार कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में भी, तो ये फिर से आपके सामने है, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। असहयोग आंदोलन से, ठीक है। डिटेल चेक करते हैं। चौरी चौरा कांड का संबंध असहयोग आंदोलन से है। यह कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ जब चौरी चौरा गोरखपुर में जुलूस द्वारा थाने में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बहुत अच्छी जानकारी। प्रश्न बन सकता है आपका। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से सोच लीजिए कौन है। तो ये तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट जानते होंगे। तो राज्यसभा के सदस्य थी इंदिरा गांधी। चलिए चेक करते हैं डिटेल।
1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब वह राज्यसभा की सदस्य थी। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्ति के नाम इस प्रकार हैं जो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। कौन है? एच.डी. देवगौड़ा 1996, इंद्र कुमार गुजराल 1997, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। ठीक है, इनके कार्यकाल है ये, और इनके बारे में बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। चलिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ पर जानना है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति, आश्वासन समिति। जल्दी से लगा लीजिए आंसर, कौन इसका आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर जाना चाहिए लोक लेखा समिति। चलिए डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। CAG के लोक लेखा समिति जो संसद की स्थायी समिति होती है, ये पॉइंट भी नोट करिए अच्छे से। का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की संज्ञा दी जाती है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। इस समिति की स्थापना पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में की गई थी। सारी ही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं आप सिर्फ MCQ का ही आंसर पढ़ें। जितनी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है जरूर नोट डाउन करें, बहुत मुश्किल से मिलती है सारी जानकारी ऐसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से ली गई है? तो ये प्रश्न तो आपको एकदम से समझ जाना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। काफ़ी ये वीडियो आपकी करा चुकी हूँ, तो इसमें उत्तर आप एकदम से लगा लीजिए। तो आपका अगर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ब्रिटेन। चलिए डिटेल चेक करते हैं इसकी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है। समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। बहुत ही अच्छी जानकारी, इसमें से भी आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जो भी आपको मैं जानकारी देती हूँ उसके अंतर्गत भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान के मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? कई बार प्रश्न आ चुका है, उत्तर रट जाना चाहिए सबको ये वाला। अगर उत्तर लगा रहे हैं आप, इसका आंसर लगा रहे हैं 42वां, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के 1976 द्वारा किया गया। मूल कर्तव्य की सिफारिश शरण सिंह समिति द्वारा की गई थी। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में है। तो इसके पॉइंट्स आप बना सकते हैं किस तरह से। ये तो आपका MCQ का बन चुका है। ये आप दूसरा पॉइंट बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? क्योंकि जब बना था तब तो 10 थे ना, उसके बाद 11वां जोड़ा गया, लेकिन कब? अब ये बता रहा है कि मूल कर्तव्य का कहाँ पर है, संविधान के भाग इसमें। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल गए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। पंचायती राज संस्थाओं के आय का मुख्य साधन है। जो पंचायती राज है वहाँ पर जो संस्थाएं हैं उनका आय का मुख्य साधन क्या है? ऐच्छिक योगदान, संपत्ति कर, स्थानीय कर, सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान, तो सोच लीजिए क्या उत्तर लगा रहे हैं आप। अगर आप लगा रहे हैं सरकारी अनुदान तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या होता है सरकारी अनुदान, चलिए समझते हैं हम। पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान तथा अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान की चर्चा है। इसके अलावा वित्त के कई अन्य स्रोत भी हैं जिसकी मदद से पंचायत अपने कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करती है। तो यहाँ से तो इसको प्राप्त होता ही है अनुदान, लेकिन उसके अलावा भी कई कार्य ऐसे हैं जहाँ से ये अपना कार्य कर सकती है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? चलिए देखते हैं, इसमें 5 आपके ऑप्शंस हैं ये, और यहाँ पर कूट वाला ये प्रश्न है, तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। या फिर सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। समझ गए होंगे सारे पॉइंट्स आप इसके, ठीक है। अभी तक आपने राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये सब पढ़े, लेकिन ये वाला शायद ही आपने टॉपिक अभी तक पढ़ा था पंचायत से संबंधित, तो समझ लीजिए इसको अच्छे से। तो इसमें आंसर सोच लीजिए आप क्या लगाएंगे आंसर। तो अगर आपका आंसर इसमें, पहले कूट देखें या फिर हम पहले कूट देख लेते हैं फिर आंसर देखते हैं। 1 2 3 या फिर 1 2 4 या फिर 1 2 3 5 या फिर 2 3 4, तो इसमें देख लीजिए, इसमें हमारा उत्तर जा रहा है 1 2 5। तो देख लीजिए कौन सा सही है। सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये सही है। फिर इसके बाद है दूसरा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ जो पंच है बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है, वो कर सकता है अगर ये दोनों उपस्थित नहीं है। 5वां है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। वो दोनों चले गए हैं तो वहाँ पर जितने भी सदस्य हैं एक को चुन लेते हैं, फिर वह उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये मुझे लगता है अच्छे से आपकी समझ में आ चुका है। यहाँ डिटेल है, समझा दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्राम सभा की बैठकों में गण पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? गण पूर्ति क्या होती है? गण पूर्ति है ना, जो सरपंच, उप सरपंच, पंच, पंचायत सचिव, कौन उत्तरदायी हैं इसमें से देख लीजिए, उत्तर लगा लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। पहले कूट देखते हैं इसके, 1 2 या फिर 3 4 या फिर 1 3 या फिर 2 या फिर 4। तो अगर आप उत्तर सोच लिया है आपने, अगर आप उत्तर सोच रहे हैं इसमें 1 और 3, तो आप बिल्कुल सही हैं। जो गण पूर्ति के लिए उत्तरदायी है वह सरपंच है और पंच है, ठीक है। तो आपका सी उत्तर सही है इसमें, पंच। चलिए, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। बिना गणपूर्ति हुए किसी भी कार्य का संचालन नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं, आ गए हैं राज्यपाल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? अध्यादेश जारी करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा में अगले भारतीय सदस्य का मनोनयन करना, या विधानसभा को संबोधित करना। तो ये वाला भी आपका कूट में ही बनेगा। चलिए कूट चेक करते हैं, इसमें बताना है कि कौन सी शक्ति है। अगर आप जानते हैं अच्छे से तो आपका कूट को देखने की आपको शायद ज़रूरत भी ना पड़े। अगर आप आंसर जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही हैं तो, लेकिन वैसे देख लेते हैं, पहला या एक दूसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन तीनों ने सीक्वेंस से लगा दिया इनको। तो हम बताएंगे आपको, अगर आप सोच रहे हैं तो हम बताएंगे डी, 1 2 3 4, चारों ही हैं। चलिए चेक करते हैं डिटेल इसकी, क्या है डिटेल। अध्यादेश जारी करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन, विधानसभा को संबोधित करना आदि राज्यपाल की विधायी शक्ति हैं, यानी कि चारों ही शक्तियां इनके पास है। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है? इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं आप। इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष, यहाँ पर सदस्य, ठीक है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित भी कर सकता है, नियुक्त तो करेंगे ही और निलंबित भी कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। ऐसे तो दोनों ही चीज़ एक ही बैठ रही हैं। देख लीजिए, यहाँ पर कूट है 1 या फिर 1 2 या फिर 1 2 3, 1 2 3 4। देख लीजिए क्या आ रहा है इसका आंसर आपका। अगर आप जा रहे हैं इसमें बी में तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1 2 सही है ना। इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं,
यहाँ पर डिटेल है, चेक कर लीजिए। वैसे इतनी चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर समझ में आ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। यह 6 से 14 वर्ग के बच्चों की शिक्षा का उपलब्ध कराता है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। यहाँ भी ये कूट वाला है, 1 या फिर 1 2 या 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो सोचिए जल्दी से आंसर, सामने आपके ऑप्शन पड़े हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, जल्दी से आंसर लगा लीजिए। तो क्या लगा रहे हैं आप इसमें उत्तर? तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें बी 1 और 2, तो ये आपके सही हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, क्या सही है बताना है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं, या फिर जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है। तो क्या लगा रहे हैं? अगर इसका कूट हम देखें तो 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 3 4 5 और डी है 4 5 1। तो हम इसका उत्तर अगर सोचेंगे तो हम इसका उत्तर लगाएंगे बी 2 3 4। ठीक है, पढ़ लेना इसको आराम से, दूसरा और तीसरा और चौथा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, दोनों मूल संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रच्युत किया जा सकता है, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आंसर लगाएंगे? जल्दी से लगा लीजिए। क्या आंसर लगा रहे हैं आप? ए में पहला, बी में पहला दूसरा, फिर तीसरे में सी में पहला दूसरा तीसरा, फिर आपका डी में है पहला दूसरा तीसरा चौथा। समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो अगर आंसर लगाया है आपने सी तो बिल्कुल सही। 1 2 3 क्या है इनमें? जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष में समानता कौन सी है? पहली, दूसरी और तीसरी। देख लेना इसको। वैसे तो यही आंसर में ही, यहाँ पर ऑप्शन में ही पूरा आंसर ये समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? यहाँ पर फिल द ब्लैंक से देखना है। मूलतः एक निर्वाचित पंच होता है, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच के बारे में बताना है यहाँ पर। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उस सरपंच को चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र देता है। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। अभी हमने पढ़ा है, तो आंसर आपको एकदम इसका समझ जाना चाहिए क्या है ना। 1 2 3 2 3 5 2 4 5 1 2 5। बिल्कुल अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं इसके बारे में, तो समझ गए होंगे आप। डी 1 2 5 मूलतः एक निर्वाचित पंच होता है, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। पंच और सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है ना। चलिए यहाँ पर डिटेल है इसकी, पढ़ लीजिए सही क्या है। एक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद का गठन किया जाता है। इसी ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र नगरपालिका परिषद का गठन किया जाता है। किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। आंसर आपको चेक हो रहा है, पहला दूसरा चौथा या पहला चौथा या दूसरा और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पहला और चौथा क्या है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न सही क्या है? फिर सही आ गया है। राज्य एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल मंत्री परिषद को किसी सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल बहुत पढ़ चुके हो, आंसर ठीक से लगा लीजिए खुद से क्या है ना। पहला या पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। तो राज्यपाल तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आंसर बिल्कुल आपके क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में। तो चारों ही क्या है? सही है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल मंत्री परिषद को किसी सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है।
कहते हैं ना कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य में क्या है, राज्यपाल। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, संसद सचिव किसके समक्ष लेते हैं बताइए शपथ? शपथ किसके समक्ष लेते हैं? मुख्यमंत्री के। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सच, ये तो रिपीट हो गया, यहाँ पर डिटेल चेक करते हैं। संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। संसदीय सचिव संसद का सदस्य होता है जो अपने कर्तव्यों के साथ एक वरिष्ठ मंत्री की सहायता करता है। कई देशों में इस पद को सहायक मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। बहुत अच्छी जानकारी। आपके कौन से टॉपिक से है ये समझ गए होंगे आप लोग। जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्यों के संदर्भ में सुमेलित करना है। सामान्य प्रशासन समिति, यहाँ पर इधर ये इनके क्या है कार्य हैं, इधर समिति का नाम है, तो चेक कर लीजिए। पहले डिटेल बाद में चेक करेंगे, पहले हम इनको ही देखेंगे। आज आपको यहीं का यहीं आंसर देना है, कोड नहीं देखेंगे। तो 12 में हम आपको बताते हैं। सामान्य प्रशासन समिति का है लेखा, कृषि समिति का है पशुपालन, कहा गया पशुपालन, ये रहा। शिक्षा समिति का है अपृष्टता निवारण। संचार और संकलन क्या है, ग्रामीण जल प्रदाय। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। यहाँ पर इसका मैचिंग है, इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर इसका मैचिंग, यहाँ पर आपके कूट हैं और यहाँ पर ये मैचिंग सीधा सीधा आंसर दे रखा है, इसको चेक करेंगे आप। और यहाँ पर आपके 25 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज 20 सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आपने टोटल कर लिया होगा कितने प्रश्न आपके बैठ चुके हैं। तो शाबाशी दीजिए खुद को कि आप 500 प्रश्न कर चुके हैं। आगे ऐसे ही बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और ऐसे ही प्रश्न के साथ जुड़े रहिए। तो हो सकता है जब तक एग्ज़ाम आए हमारी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 1000 2000 हम श्रृंखला कर ही लेंगे प्रश्नों की। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, और साथ ही हिंदी मिरर को जो है अपना साथ देते रहिए और इसके साथ जुड़े रहिए।